काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, चैप्टर 1 से रिलेटेड है। ध्यान से देखना, पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं। आपके हिसाब से, बिफोर आई स्टार्ट, आपके हिसाब से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन कौन यूज करता होगा? मैं आपको एक छोटी सी हिंट दे देता हूं, थोड़ी ज्यादा बड़ी हिंट हो गई, एक सेकेंड। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन कौन यूज करता होगा? अभी आप बस बताएं कौन कौन, फिर हम सीखेंगे कैसे यूज करते हैं। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। दो टाइप के यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। पृथ्वी, आपके हिसाब से इंटरनल यूजर कौन होता होगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का? सर जो डिसीजन मेकर्स हैं। ओके, वेरी गुड। डिसीजन मेकर्स, तो डिसीजन मेकर्स हम बिजनेस में उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, तो बिल्कुल सही बताया आपने, डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द बिजनेस एंटिटी, यही बोलना चाहते थे? यस ठीक है, परफेक्ट आंसर। और एक और इंटरनल यूजर है सर, वर्कर्स, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय, ओनर। ओनर। ओके, ओनर यस। मैनेजमेंट और ओनर अलग बॉडीज हो सकती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर ही मैनेज कर रहा होता है, खुद ही सारी डिसीजन मेकिंग होती है, बट कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग होते हैं, ओनर्स अलग हो सकते हैं। ओनर्स, इट डिपेंड्स ऑन द शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ओनर और मैनेजमेंट ये इंटरनल यूजर्स हैं। एम्प्लॉइज एक्सटर्नल यूजर्स में शिफ्ट कर दिए हैं। टिल लास्ट ईयर थ्योरेटिकली हम उसको इंटरनल यूजर्स में ही दिखाते थे, बट इस साल इन्होंने अपडेट करी है बुक। एम्प्लॉइज को कह रहे एम्प्लॉइज ओन नहीं करते, वो उनको बाहर वालों की तरह ही ट्रीट करा जाए। एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स को वो एक्सटर्नल ट्रीट कर रहे हैं। तो अनंत ने बोला एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, उसको वो एक्सटर्नल यूजर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ओके, और एक्सटर्नल यूजर्स क्या क्या हो सकते हैं? सर शेयर होल्डर्स किस में आएगा? फिर से, शेयर होल्डर्स और ओनर्स एक ही बात होती है। कंपनीज में शेयर होल्डर्स को ही ओनर्स बोलते हैं। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। सर क्रेडिटर्स। वेरी गुड, क्रेडिटर्स। और एक्सटर्नल यूजर्स, मान्यता? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स, बिल्कुल ठीक। इन्वेस्टर्स के साथ हम एक टर्म सीखेंगे आज, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। सो द पब्लिक। ओके, पब्लिक आएगा, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगा। और सर बैंक और फाइनेंशियल यूजर्स। गवर्नमेंट। वेरी गुड, गवर्नमेंट। ध्यान से देखना। मान्यता आपने बोला बैंक्स, शाश्वता ने किसने बोला? सर बैंक्स मैंने बोला। ओके, मैंने स्क्रीन ना फ्रीज करी होती है, तो मेरी स्क्रीन पे ये नहीं लिखा हुआ कौन बोल रहा है, तो आवाज कभी कभी सेम लगती है कंप्यूटर पे, तो इसलिए पूछ लेता हूँ। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और गवर्नमेंट किसने बोला था? सर मैंने, शाश्वता। गवर्नमेंट अथॉरिटीज, यस। पब्लिक किसने बोला था? सर रिदमा। करेक्ट, पब्लिक एंड रिसर्चर्स। कभी एक्सटर्नल यूजर्स एक्सप्लेन करने को आए तो 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो फर्स्ट 5 ही यूज करना, 6th और 7th लास्ट में। सबसे कम इंपॉर्टेंट है 6th और 7th एक्सटर्नल यूजर्स में। तो ये तो हो गए इनके नाम कि इंटरनल यूजर्स कौन? मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग बॉडी, ओनर्स। कंपनीज में ओनर्स को शेयर होल्डर्स बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं, पार्टनरशिप में पार्टनर्स बोलते हैं। एक्सटर्नल
एम्प्लॉइज और वर्कर्स को एक्सटर्नल यूजर की कैटेगरी में दिखाया जा रहा है टीएस ग्रेवल में. Creditors are the people who to whom we owe money on account of credit purchases. हमने उनसे क्रेडिट पे सामान खरीदा हुआ है, हमने उनके पैसे देने हैं, दे देंगे. इन्वेस्टर्स, उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, हैं बाहर वाले. ओनर्स और इन्वेस्टर्स में क्या फर्क होता है? ओनर्स, they participate in the decision making, they have control over the business. Investors, उन्होंने सिर्फ पैसा लगा रखा है, they will not participate in the decision making, इसीलिए उनको एक्सटर्नल में दिखा रखा है. पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ये पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? हो सकता है हमारी कंपनी में ये लोग इन्वेस्ट करें. दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द विलिंगनेस, सोच रहे हैं अभी कि हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो उनके साथ हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे. बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, पब्लिक रिसर्चर्स, ये इनके नाम. एक एक करके हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करते हैं. तो पहले इंटरनल यूजर्स. Owners contribute capital in the business and thus are exposed to maximum risk. They are exposed to maximum. सबसे ज्यादा रिस्क उन्होंने ले रखा है, तो वो जानना चाहेंगे ना भाई कि उनका पैसा ठीक से यूज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है. यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब खुद ही तो यूज कर रहे हैं नहीं. डिसीजन मतलब उसमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि जो एम्प्लॉइज उन्होंने रखे हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, एफिशिएंसी बिजनेस की है कि नहीं. Naturally, they are interested in knowing the profit earned or loss incurred by the business, besides the safety of their capital. एक कि उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो सेफ है कि नहीं है. सिर्फ सेफ्टी नहीं, besides the safety, they would want to know इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. The financial statements give information about the profit or loss and financial position of the business. तो हमें सिर्फ यूजर्स के नाम ही नहीं पता होने चाहिए, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करेंगे ये भी पता होना चाहिए. तो जो ओनर्स हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन द सेफ्टी ऑफ देयर कैपिटल, सो दे वुड वांट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन एंड आल्सो द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट और लॉस. सेकंड इंटरनल यूजर, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी. उनको कोई भी डिसीजन लेनी है कि मुझे ये ब्रांच एक्सपैंड करनी चाहिए कि नहीं, ब्रांच एक्सपेंशन या ब्रांच कॉन्ट्रैक्शन, कॉस्ट कटिंग, एम्प्लॉइज को निकालो और एम्प्लॉइज हायर करो, कोई भी डिसीजन हो, कोई भी, मेरे को बैंक लोन लेना है, कौन से बैंक से लूं, पैसा रेज करना है, बैंक से लोन लें या पब्लिक से बोरो करें या और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ढूंढें, कोई भी डिसीजन लेनी हो वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. उसके लिए उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है. द मैनेजमेंट मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन to arrive at informed decisions such as determination of selling price. किसी प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करना है तो उसके लिए उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कितना उनको रखना है. तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल्स, जो मैंने आपको बताया ना, कॉस्ट कंट्रोल्स, एम्प्लॉइज बढ़ाने हैं, कम करने हैं, कॉस्ट रिडक्शन, इन्वेस्टमेंट, ब्रांच इन्वेस्टमेंट इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन, फोरकास्टिंग, बजटिंग, ये सब कीवर्ड मतलब आपके बस एग्जांपल यूज करते हैं. मैनेजमेंट इसको यूज कैसे करती है. तो इंटरनल यूजर्स दो हैं, एम्प्लॉइज को एक्सटर्नल यूजर्स में शिफ्ट कर दिया है. इंटरनल यूजर्स में किसी को कोई डाउट? ओनर्स एंड मैनेजमेंट कैसे यूज करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? No, sir. ओके. एक्सटर्नल यूजर्स, बाहर वाले हमारी इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करेंगे? एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, they do not own the company, they cannot participate in the decision making, therefore they are categorized as external users. Okay, but use तो करेंगे, कैसे यूज करेंगे? आप एम्प्लॉई हो कंपनी के, आपको एट द एंड ऑफ द ईयर बोनस मिलता है. बोनस किस चीज पे डिपेंड करता है? परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी, यस और नो? Yes, sir. तो मैं बोल रहा हूँ कि इस बार ना मतलब बड़ी बेकार परफॉर्मेंस रही है तो बोनस नहीं मिल पाएगा. तो ये जो बेकार परफॉर्मेंस रही, अगर मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर करूंगा तो आप चेक कर पाओगे एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हमारी हालात खराब थे या अच्छे थे? Yes, sir. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बिना चेक कर सकते हो? No, sir. नो. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी अब आपने देखा कि कैसे थे, फिर आप दूसरी कंपनीज के साथ कंपेयर करके
आप चेक कर सकते हो कि सर इस साल तो सबकी हालत खराब थी, बाकियों ने तो बोनस दिया है, लेकिन कोविड में फिर भी हमने तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऐसे डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं हम? No, sir. नो। तो एम्प्लॉइज दे कैन चेक द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ विच दे विल बी गिवन बोनस। तो उनको ठीक से बोनस मिला कि नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो वो जस्टिफाइड था कि नहीं था। तो एक तो बोनस। दूसरा, जो आपको सैलरीज मिलती हैं उसमें से कुछ डिडक्शंस होती हैं, जैसे कि आपकी सैलरी में से पैसे काटे जाते हैं आपकी इंश्योरेंस के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, आपके प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स के लिए। तो जो आपके पैसे डिडक्ट हुए, आपके टैक्स के लिए पैसे काटे जाते हैं, टैक्स कटता है, इंश्योरेंस के पैसे कटते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के पैसे कटते हैं। तो जो पैसे कटते हैं आपकी सैलरी में से, वो कंपनी को गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करने पड़ते हैं। यस और नो? Yes, sir. तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करके आप ये चीज चेक कर सकते हो कि जो कंपनी को गवर्नमेंट अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने चाहिए थे उन्होंने करे या नहीं करे। वो चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे चेक कर सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. बिना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देखे उन्हें पता चल सकता है कि उसमें डिपॉजिट हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे? No, No, sir. sir. नहीं पता चल सकता। तो एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स दे आर एंटाइटल्ड टू बोनस at the end of the year, which is linked to the profit earned by the entity, business entity. Therefore, the employees and workers are interested in the financial statements. Besides, the financial statements also reflect whether the enterprise has deposited its dues towards employees provident fund. Employees provident fund आपके लिए क्या होना चाहिए? रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के लिए पैसा डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई हॉस्पिटल्स देखते हैं हम, सुना है ईएसआई हॉस्पिटल ओखला में ही तो है। Yes, sir. Yes, sir. तो ईएसआई हॉस्पिटल, अगर आपकी सैलरी में से आपके लिए इंश्योरेंस के लिए ईएसआई इंश्योरेंस हो रही है तो आप वहां जाके फ्री ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अदरवाइज आपके अकाउंट में से कोई और इंश्योरेंस के भी पैसे कट रहे होते हैं तो आप वो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। हमें चेक क्या करना होता है? whether the money has been deposited with the appropriate authorities or not. तो एम्प्लॉइज और वर्कर्स दो चीजें चेक करेंगे, एक प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि उसके बेसिस पे उनका बोनस लिंक्ड होता है, दूसरा जो इंश्योरेंस प्रोविडेंट फंड के पैसे कट रहे हैं वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज के पास गए कि नहीं गए। क्लियर है एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स कैसे यूज करने वाले हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ध्यान से देखना। ओके, साम्या, साम्या हो बेटा? आवाज नहीं आई साम्या। राघव आप हो? यस सर। ठीक है, तो राघव को बिजनेस एक्सपैंड करना था। बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। यस सर। बैंक आपको किस बेसिस पे लोन देगा? सर क्या बोलते हैं सर, क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर, ओके। और क्रेडिट स्कोर सर किस बेसिस पे? क्रेडिट स्कोर होता है सिबिल स्कोर। किस बेसिस पे पता चलता है क्रेडिट स्कोर अच्छा है? किस स्कोरिंग किस बेसिस पे होती है? आपकी परफॉर्मेंसेस इन द पास्ट, रीपेमेंट पैटर्न। यस सर कि आपने कितनी बार लोन चुका दिया है। ठीक है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक्स किस बेसिस पे लोन देते होंगे? आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। यस सर। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब पास्ट प्रीवियस ईयर्स में क्या प्रॉफिट रहे हैं आपके। यस सर। तो आपको प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना चाहेंगे। यस सर। तो एक तो वो आपसे मांगेंगे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रीवियस ईयर्स की, इनकम टैक्स रिटर्न प्रीवियस ईयर्स की। तो एक तो वो मांगेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरा और क्या मांगेंगे? इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, अब आप लोन क्यों लेना चाहते हो?
सर अपना बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, तो एक्सपेंशन मतलब एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल आपसे मांगेंगे, अब आप एक्सपेंशन करोगे तो मतलब आप उसके बाद आपका रेवेन्यू ग्रो होगा। यस सर। तो बेसिकली वो आपसे एक और चीज मांगेंगे, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें आप पूरी रिपोर्ट बना के देते हो कि आप बैंक से जो लोन ले रहे हो उसकी वजह से आपका रेवेन्यू कैसे बढ़ जाएगा और आप बैंक का लोन रीपे कर पाओगे। तो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब समझ आया? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब समझ आया सबको? Yes, sir. सर आप एक रिपीट कर सकते हो? Yes, sir. रिपीट प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल प्रोजेक्ट स्टेटमेंट। एक तो हो गया एक्चुअल, जैसे अभी चल रहा है, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 21-22, यस और नो? यस सर। तो 21-22 के मेरे पास एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हो नहीं सकती क्योंकि अभी ईयर एंड हुआ नहीं है। यस सर। मेरे पास पिछले साल के एक्चुअल्स हो सकते हैं, यस सर। उसके भी पिछले साल के, उससे जितने भी प्रीवियस ईयर के मेरे पास सारे एक्चुअल्स हो सकते हैं, बट करंट ईयर के एक्चुअल्स नहीं हो सकते और फ्यूचर ईयर के तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। बट जब मैं बैंक से लोन ले रहा हूं तो मेरी पास्ट अर्निंग चेंज होगी या करंट और फ्यूचर? सर करंट और फ्यूचर। वेरी गुड, करंट और फ्यूचर अर्निंग्स मेरी अफेक्ट होंगी। तो मैं बैंक से जब लोन लेता हूं तो वो कहते हैं कि जो अगर आप 25 लाख का लोन ले रहे हो एग्जांपल, तो इससे आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, कैसे आपका रेवेन्यू ग्रो करेगा, आप एक एस्टिमेटेड फ्यूचर स्टेटमेंट्स बना के दो हमें। हम जानना चाहेंगे ना, आप एक्सपैंड करना चाहते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका बिजनेस कहां से कहां पहुंच जाएगा, कितना रेवेन्यू ग्रोथ होगा, कितना प्रॉफिट आपका ग्रो करेगा। तो वो हमसे एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड बोलते हैं उसको, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगते हैं। ओके सर। सबको समझ आया प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब? Yes, sir. Yes, sir. वो इसीलिए मांगते हैं कि जब एक साल खत्म होगा, अब जब 21-22 खत्म हो जाएगा तब तो मेरे पास एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी। यस सर। तो जब एक साल खत्म हो जाएगा तो वो कंपेयर करेंगे कि जब मैंने लोन लेना था तो प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट्स दी थी और अब जो एक्चुअल मेरे को सबमिट करी है उससे मेरा मैच भी कर रहा है कि नहीं कर रहा ग्रोथ पैटर्न, कि जितना मैंने बोला था कि आप मुझे 25 लाख का लोन दे दो, मेरा रेवेन्यू 50 लाख से 1 करोड़ हो जाएगा। तो फिर वो चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कि जो मैंने प्रोजेक्शंस दी थी वो मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो ध्यान से देखना, बैंक्स बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। Banks and financial institutions, they are an essential part of any business as they provide loans to the businesses. Naturally, they watch the performance of the business to know whether it is making progress as projected, to ensure the safety and recovery of the loan advanced and payment of interest. तो ये लाइन का मतलब अभी समझ आया? They watch the performance of the business to know whether it is making progress as projected, कि जो उन्होंने बोला था वो progress actually achieve कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, to ensure recovery of the loan advance along with interest. They assess it by analyzing the accounting information. Banks and financial institutions कैसे यूज करेंगे, समझ आया? Yes, sir. Next user, investors and potential investors. अब ध्यान से देखना बेटा, इस पर्पस के लिए, इस क्वेश्चन के लिए उन्होंने इन्वेस्टर्स और ओनर्स को दो अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ओनर भी तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बट ओनर और इन्वेस्टर दो अलग कैटेगरीज है। इन्वेस्टर वो जिन्होंने बस बिजनेस में पैसा डाला है रिटर्न्स के लिए, they will not participate in the decision making, they will not interfere in the operations of the business. Investment involves risk and also the investors do not have direct control over the business affairs. वो वहां पे ऑफिस में आके बैठे नहीं रहते to control the business. They do not have direct control. Therefore, they rely on the accounting information available to them and they seek answers to questions such as what is the earning capacity of the business, how safe is their investment. तो अर्निंग कैपेसिटी में वो क्या चेक करना चाहते हैं? उनकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 10% रिटर्न है, 12% है, फिर वो कंपेयर करते हैं दूसरे बिजनेसेस के साथ, दूसरे ऑप्शंस जो इन्वेस्टमेंट्स के उनके साथ कंपेयर करेंगे
कि उनको जो रिटर्न्स मिल रही हैं वो जस्टिफाइड हैं कि नहीं है, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है कि नहीं है, कंपनी की हालत खराब है तो भैया निकालो यहाँ से इन्वेस्टमेंट। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली देखना चाहेंगे। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एनालाइज करते हो। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं अन्वेषा? Creditors are the people or entities who नहीं मतलब उनको हमें पैसे देने होते हैं, we owe them money. करेक्ट, टू whom we owe money because of, on account of क्या ट्रांजैक्शन हुई थी जिसके वजह से Sale or exchange of goods and or services. they sold us goods. Credit. Credit purchases, creditors arise because of credit purchases, हमने क्रेडिट पे सामान खरीदा होगा या क्रेडिट पे कोई सर्विस ली होगी, yes or no? हाँ जी सर. क्रेडिट सेल्स में तो डेटर्स अराइज होते हैं, yes or no? Yes sir. क्लियर है? क्रेडिटर्स, Yes sir. अब क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, तो जब क्रेडिटर्स ने हमें क्रेडिट दिया, एक तरह से हमने उधार पे सामान खरीदा है, Yes, sir. तो रिस्क हम ले रहे हैं या वो ले रहे हैं? वो ले रहे हैं. वो रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हम उनके पैसे दे पाए या ना दे पाए, yes or no? Yes sir. तो वो ये रिस्क किस बेसिस पे लेते होंगे कि हमारी क्रेडिट लिमिट कैसे डिसाइड करते होंगे कि आप 5,000 का सामान क्रेडिट पे ले सकते हो या 50 लाख का सामान ले सकते हो, कितने दिनों का क्रेडिट दिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस कैसे डिसाइड होगी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हो सकती है। Yes sir. तो क्रेडिटर्स कैसे यूज करेंगे? क्रेडिटर्स आर दोज पार्टीज हु सप्लाई गुड्स, दे सेल अस गुड्स ऑन क्रेडिट, so we are purchasing goods on credit. It is a common business practice that a large number of suppliers they remain invested in credit sales. कह रहा है ये normal procedure होता है कि हम क्रेडिट पे सामान बेच रहे हैं या क्रेडिट पे सामान खरीद रहे हैं। Before granting credit, creditors they satisfy themselves about credit worthiness of the business. The financial statements help them immensely in making such an assessment कि इनको क्रेडिट पे सामान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्लियर है? इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, आगे चल सकते हैं। Yes sir. गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे। दो तरीके से यूज करते हैं, एक तो गवर्नमेंट को डेटा कंपाइल करना होता है कि नेशन की इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होती है, तो उसके लिए उनको सबकी इंडिविजुअल की इनकम, कंपनीज की इनकम, सारा डेटा होना चाहिए, तभी वो नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक वो चीज, फर्दर डिसीजन उसके बेसिस पे ली जाती हैं। दूसरा, वो ये चेक करना चाहेंगे कि जितनी हमारी इनकम बनती थी उसके बेसिस पे जो भी टैक्सेस बनते थे वो टैक्सेस हमने पे करे कि नहीं पे करे। तो एक होता है असेसमेंट ऑफ टैक्सेस, हमने इनकम टैक्स पूरा दिया कि नहीं दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज, ये सब पे करी कि नहीं पे करी। तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करती है। गवर्नमेंट मेक्स यूज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू कंपाइल national income accounts and other information. The information available to it enables it to take policy decisions. Government को policy different decisions लेनी पड़ती हैं, किस एरिया में कितना बजट एलोकेट करें, कहाँ ज्यादा स्पेंडिंग करें, क्या करें। तो नेशनल इनकम के बेसिस पे, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बेसिस पे डिसीजंस ली जाती हैं। उनको पता चलेगा ना कितना है नेशन की इनकम, क्या उनके पास कितने टैक्सेस आने वाले हैं, उसी के बेसिस पे वो एलोकेशंस करते हैं। तो एक हो गया नेशनल इनकम अकाउंट्स के लिए यूज होता है कंपाइलेशन। दूसरा, गवर्नमेंट ले, ये दो पॉइंट्स हैं, दो जगह यूज हो रहा है गवर्नमेंट जो यूज करिए इंफॉर्मेशन। सेकंड, गवर्नमेंट लेवीज वेरियस टैक्सेस सच एज कस्टम ड्यूटी, जीएसटी, इनकम टैक्स। These government authorities assess correct tax dues after analysis of financial statements. Assess, they check whether you have paid the correct tax due or not. The amount which was payable by you, whether it has been calculated correctly and paid timely or not. अगर आप लेट पे करेंगे तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पेनल्टीज इम्पोज होंगे। तो गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। लास्ट टू एक्सटर्नल यूजर्स सबसे यूजलेस हैं, जस्ट रीड वंस, पब्लिक और रिसर्चर्स। पब्लिक और रिसर्चर्स कैसे यूज करते हैं? पब्लिक कह रहे पब्लिक यूज करती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन,
कैसे यूज करती है? काफी सारे जो कॉर्पोरेट एंटिटीज है, होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। कंपनीज एक्ट ने मैंडेटरी किया हुआ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी कंपनीज हैं उनको अपनी इनकम में से कुछ पोर्शन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी पे स्पेंड करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पब्लिक चेक करना चाहेगी कि आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे क्या किया। कुछ लोग पार्क्स मेंटेन करते हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल है तो इंद्रप्रस्थ पार्क है, Yes, sir. एस्कॉर्ट्स है फरीदाबाद में, NHPC है वो कुछ रोड्स मेंटेन करते हैं, कुछ पार्क्स मेंटेन करते हैं, रिलायंस है वो काफ़ी चीज़ें ऐसी चीज़ें करते हैं, टाटा बहुत कुछ करता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे कॉर्पोरेट्स ने क्या पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, पार्क्स बना रखे हैं, किसी ने हॉस्पिटल्स बना रखे हैं, किसी ने एजुकेशन सेक्टर में कुछ किया हुआ है, कोई मेंटेनेंस ऑफ रोड्स देख लेता है, कोई मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स देख लेता है। तो पब्लिक बस ये देखना चाहती है। और एक और बहुत अच्छी बात है कि जब कंपनीज ग्रो करेंगी तो दे आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एज वेल। Yes, sir. तो पब्लिक वांट्स टू सी दीज कंपनीज ग्रो बिकॉज दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। पब्लिक है, they want to see the business running since it makes substantial contribution to the economy in many ways. Example, employment of people, patronage to suppliers, मतलब उनके, अब जैसे रिलायंस है, रिलायंस को जो सप्लाई करते होंगे सामान, उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर रिलायंस ग्रो करेगा तो जो जो उनके सप्लायर्स हैं वो साइमल्टेनियसली ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. करेंगे सर। Amazon ग्रो करेगा तो Amazon पे जो इतने सारे सेलर्स आ रहे हैं वो ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. करेंगे सर। तो suppliers they also grow simultaneously. Also, they want to see the concern of the business for environment, amount spent as corporate social responsibility. thus तो काफी कंपनीज ने प्लांटेशन पे काफी इन्वेस्टमेंट करी हुई हैं, अगेन पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द फाइनेंशियल अकाउंटिंग provides useful information to various user groups for decision making. तो पब्लिक थ्योरेटिकल पॉइंट है बट यस इंपॉर्टेंट है। रिसर्चर्स जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको कोई सर्वे करना है, उनको कुछ भी स्टडी करनी है, आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है अगर अकाउंट्स का, तो आपको बिजनेस की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए हो सकती है। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई भी रिसर्च करनी है तो उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की जरूरत हो सकती है। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दो तरीके के हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन है? मैनेजमेंट एंड ओनर्स। एक्सटर्नल में एम्प्लॉइज, वर्कर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, बैंक्स, financial institutions, government authorities, public and researchers.